हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अच्छा, आज आप लोगों को कोई फीडबैक हुआ था भाई? कल का क्लास जो जो जूम मीटिंग से हटके उस पे लाइव किया था जो हमने यूट्यूब पे, और आज के बारे में कैसा एक्सपीरियंसेस है आप लोगों का? फीडबैक दिया था आप लोगों ने? हुआ था बेटा आपका? फीडबैक हुआ था उसके रिगार्डिंग? कल हमने नो क्लास सर। लिया था ना? कल जो हमने क्लास लिया था वो लिया था जूम पे, नहीं लिया था ना कल हम लोगों ने? कल जो आपका क्लास हुआ था वो आपका लाइव हुआ था, तो उसके बारे में भी कोई बात नहीं हुई आपकी एडमिन स्टाफ से? नो सर। नो सर। अच्छा, कोई बात नहीं, वो आपसे पूछेंगे। अभी आज कर लेंगे, शायद आज करेंगे वो आपसे। एनीवे, हाँ बेटा। तो हम करते हैं आगे, बात करते हैं। अच्छा, एक मैं कल ये नोट कर रहा था, कुछ बच्चे जो लास्ट में कम हो जाते हैं, कुछ कम हो रहे हैं, उसका क्या रीजन क्या है बेटा? लास्ट में कुछ बच्चे, क्या क्या उनका डेटा का इश्यू है? इतनी क्लासेस का क्या इश्यू है वो आपने शेयर किया है एडमिन से कि लास्ट में करते करते बेटा, क्योंकि नुकसान होता है ना, आप लोगों का ही नुकसान है वो तो। लास्ट में मैं देख रहा था कुछ बच्चे चले जाते हैं क्लास से, वैसे क्या रीजन है? नहीं बताएंगे, नहीं पता आपको? चलो, एनीवे, शोज मस्ट बी गॉन। जो करना है वो करेगा, नहीं करने वाला जाएगा ही। लास्ट में मैंने बेटा आपको बीटा एलिमिनेशन के बारे में बता रहा था, जहां हम लोगों ने छोड़ा था। बीटा एलिमिनेशन, उसमें मैंने एंटी एलिमिनेशन के एग्जांपल बताए थे आपको कुछ। तो ये रिएक्शन याद करनी है आपकी, एंटी एलिमिनेशन वाली। जैसे एक रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, एंटीब्लेशन जब भी होगा तो इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज की थी मैंने, को प्लेनर होता है, एक ही प्लेन के अंदर जाते हैं दो ग्रुप, लेकिन 180 डिग्री पर जाते हैं, को प्लेनर एंटी एलिमिनेशन। जनरली इसका एग्जांपल आप देखोगे तो बेटा, मैंने जैसे जनरली एक एग्जांपल जो ज्यादा काफी पॉपुलर एग्जांपल है वो था मेरा, मैंने आपको दिया था रिएक्शन ऑफ डाई हैलाइड विद जिंक डस्ट। रिएक्शन ऑफ डाई हैलाइड विद जिंक डस्ट दिया था। तो मैंने बोला था कि जब भी आपके पास कोई एक सा एग्जांपल आता है, जैसे CH2 इथाइलिन ब्रोमाइड आपका है, ये इथाइलिन ब्रोमाइड, इसके साथ जब कभी भी आप रिएक्शन देखो कि आपके साथ जिंक डस्ट का रिएक्शन दिया हुआ है, तो आपने समझना है कि आपने एलिमिनेशन करना है। ये एलिमिनेशन जो होगा डीहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा, दोनों हैलोजन बाहर निकलेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं डी हैलोजिनेशन। डी हैलोजिनेशन होगा, हैलोजिनेशन, हैलोजन दोनों बाहर जाएंगे, तो डी हैलोजिनेशन, डी का मतलब निकलना, हैलोजन, तो वो आपके हमेशा कोप्लेनर एंटी एलिमिनेशन होंगे। तो सिंपली आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनाओगे। बट इसका एक जनरल अगर हम मैकेनिज्म देखें तो उसका आपको हेल्प होगा। तो आप इसमें ये देखेंगे कि ये जो CH2 है, इसमें दो Br एक दूसरे से एंटी होते हैं। तो जिंक, जिंक के पास लोन पेयर होते हैं, जिंक जो है यहाँ पर एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल करता है वर्क, पहले आके अटैक करता है किसी एक ब्रोमीन पर, अपने इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, तो Br अपने इलेक्ट्रॉन वहीं लेफ्ट कर देता है, छोड़ देता है ये। तो Br एज ए पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेंगे इस जगह पे, इधर से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेंगे Br एज ए नेगेटिव। तो Zn Br स्पीसीज को लेकर के पहला स्पीसीज बनाता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। और बाहर निकलता है Zn एज ए Br पॉजिटिव, बाहर निकलता है, इससे Zn Br पॉजिटिव बनता है, और इससे ये चीज बनती है CH2, ये नेगेटिव स्पीसीज बनता है कार्बन का, और Br यहाँ आ जाता है। अब ये नेगेटिव जो कार्बन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करता है,
और ये ZnBr2 अगेन, जो ZnBr2 बना है ये Br नेगेटिव को बाहर निकाल देता है, तो आपका नेट प्रोडक्ट बन जाता है जो बनाना चाहते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बट मैकेनिज्म जो करना चाहे वो कर ले। बाकी अगर सिंपल मैं आपको हिंट देता हूँ, जिसने भी ऐसा क्वेश्चन करना हो तो वो हिंट से सोल्व कर लेगा। हाँ, ये जरूर याद कर लेना कि इन दिस रिएक्शन, जो डी हेलो हेलोजिनेशन रिएक्शन है आपका, जिंक क्या काम करता है, जिंक की वर्किंग क्या है यहाँ पर। जो जिंक डस्ट वर्क करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, इस तरह का क्वेश्चन आता है। बाकी आप डायरेक्ट हिंट ऐसे सोल्व करोगे कि भाई ये CH2 आप तो एक काम करो, सीधा एक Br ऐसे रखो, एक Br ऐसे रखो बेटा, और उसकी रिंग रिएक्शन जिंक से दे दो, और जिंक में एक Br इस साइड से ऊपर से बाहर निकाल दो, एक नीचे से निकाल दो, ऐसे ZnBr2 और इथिलीन बना दो, एथीन बन दोगे। तो ये आपका, वैसे तो एल्कीन का प्रिपरेशन मेथड है, एल्कीन के प्रिपरेशन रिएक्शन में ये आप मेथड करते हो। तो ये रिएक्शन जो है एक एंटी एलिमिनेशन का, एक ही प्लेन में दो ग्रुप एंटी एलिमिनेटेड होते हैं, इसको हम बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं बेटा, बिकॉज दो अलग अलग एडजेसेंट एटम पर ब्रोमीन बाहर निकल रहे हैं। तो आपने याद रखना है, जब कभी भी रिएक्शन ऑफ डाई हेलाइड विद जिंक डस्ट आए तो डी हेलोजिनेशन करो। अब थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चन में यहाँ से डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, कि सपोज स्टीरियो केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, उसमें ट्रिक से ही सिखा रहा हूँ, ज्यादा मैकेनिज्म में नहीं जा रहा। सॉल्यूशन बाय ट्रिक। जब भी आपको ये वाली रिएक्शन करनी हो, मतलब डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, डी हेलोजिनेशन कर रहा हूँ, डी हेलोजिनेशन, ये रिएक्शन एग्जाम में कहीं भी दिखाई दे, डी हेलोजिनेशन करना है। तो डी हेलोजिनेशन करना है तो बेटा इसमें आपने क्या ट्रिक यूज करना है, अगर स्टीरियो केमिस्ट्री है, सॉल्यूशन बाय ट्रिक इफ स्टीरियो केमिस्ट्री डज मैटर, है ना। स्टीरियो केमिस्ट्री दिख रही है, तो इसमें देखो कुछ मैं आपको हिंट दे रहा हूं। जैसे आपका अगर कोई ये एल्काइल हेलाइड है, अगर ये मीजो एल्काइल हेलाइड है, एम, मीजो, मीजो कंपाउंड हो सकता है, कायरल सेंटर वाला होगा तो मीजो हो सकता है बेटा, या मीजो हो सकता है, या फिर रेसिमिक मिक्सचर वाला डी या एल्फोम हो सकता है। आप डी हेलोजिनेशन जब भी करोगे तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि ये एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन है। तो एम या ए लिखो, एम ए, मीजो, एंटी, तो टी याद रखना, टी मेट, मतलब ये वर्ड याद रखना, मेट। अगर रिएक्टेंट मीजो है, प्रोसेस एंटी है, तो आपकी एल्कीन ट्रांस बनेगी। अगर रेसिमिक मिक्सचर में से कोई है, मतलब डी या एल फॉर्म में से कोई है, एंटी एडमिशन है, तो रेस, मेट, रेस, ये वर्ड याद रखना, मेट, रेस। तो डायरेक्ट आपके सॉल्यूशन आ जाएंगे बेटा, यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएंगे, एग्जामिनेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं, आपका क्वेश्चन शॉर्ट आउट सीधा है। जैसे मैंने मीजो कैसे लिया, मैंने कहा कि मैंने सपोज ये एग्जांपल दिया आपको, CH3, ये तभी काम का है बेटा जब यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री मैटर कर रही है। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, CH3 HH Br, इसका डी हेलोजिनेशन करना है, मैंने कह दिया जिंक डस्ट से रिएक्शन करना बेटा आपने, कुछ नहीं, नथिंग एल्स, सीधा पॉइंट पे आ जाओ। देखो इधर CH3, इधर CH3, इधर H, इधर H, इधर Br, इधर Br, किस टाइप का कंपाउंड है ये, रिएक्टेंट कैसा है आपके पास, मीजो रिएक्टेंट होगा। इधर देखो जिंक डस्ट से करोगे तो एलिमिनेशन कौन से वाला, प्रोसेस कौन सा होगा, ये भी याद कर लिया आपने, कौन सा एलिमिनेशन है बेटा ये आपका, एंटी एलिमिनेशन, क्योंकि डाई हेलाइड आपने तो हेलोजन निकालने हैं, तो एंटी हेलेशन, तो देखो एम ए, तो कौन सा ट्रिक यूज करोगे, मेट। क्या आंसर दोगे, टी का मतलब ट्रांस एल्कीन बना दो, सीधा डायरेक्ट, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ट्रांस एल्कीन का मतलब एक CH3 इधर और एक CH3 इधर, सारी मैकेनिज्म अपने आप फॉलो होगी, जो कुछ होनी है, एल्कीन बन गई आपकी ट्रांस, ट्रांस एल्कीन। तो MAT, मेट। इसी टाइप से देखो मैंने बोला आपको रेस, रेस वाला ट्रिक दिया है, देखो आपको रेस वाला ट्रिक कैसे यूज करना है। आपने सपोज आपको मैंने ये कंपाउंड अगर ऐसे दे दिया, CH3 CH3
बी आर ऐसे अटैच कर दिए, ये दे दिया आप देखो मैंने। तो ये क्या होगा, या तो डी फॉर्म होगा या एल फॉर्म, इनमें से कोई एक होगा, क्योंकि एसिमेट्री वाला है, डी और एल ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। मतलब चाहे ये कंपाउंड दे दिया जाए, चाहे मैं आपको ये कंपाउंड दूं, चाहे इसका दूसरे वाला पार्ट दूं डी और एल वाला, चाहे ये दूं चाहे ये दूं, बी आर ऐसे रख देते हैं। इन दोनों में से कोई भी कंपाउंड आ जाए, ये डी या एल फॉर्म ऑफ रेसिमिक मिक्सचर होंगे, देखो आर, और मैं कह दूं कि इनका रिएक्शन जो करवा दो, जिंक डस्ट से रिएक्शन कराओ, तो क्लियर कट है ना बेटा, जिंक डस्ट है तो एलिमिनेशन कौन सा होगा, ये पहले ही याद कर लेना आपको, किस टाइप का एलिमिनेशन होगा ये, स्टीरियो केमिस्ट्री वही देनी है जहां पर जरूरत होगी, जैसे इस केस में आपको जरूरत होगी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। तो देखो रेसिमिक मिक्सचर का कोई, चाहे मैं ये ले लूं चाहे ये ले लूं, कोई भी लूं, इसमें किसी का भी रिंग, अगर मैं जिंक डस्ट से रिएक्शन कराऊंगा तो आर ए, क्या ट्रिक बताया था देखो, रेस, रेस बताया है, तो आर ए सी, मतलब आप दोनों से सिस एल्कीन बना दो, इनमें से कोई भी आए, प्रोडक्ट जो होगा आपका वो सिस एल्कीन होगा, मतलब दोनों सी एस थ्री सेम साइड आप बना देंगे, तो यहाँ आपका आंसर जो देना है वो आपने सिस एल्कीन आंसर देना है। तो ये ट्रिक याद रखना है आपने, इसमें जिंक डस्ट वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जिसने 11th में पढ़ रखी है उसके लिए सरप्लस है कि इस बार और पढ़ लिया तो अब कहीं गुंजाइश नहीं होनी चाहिए गलत होने की। अगर जिसने 11th में नहीं भी पढ़ी है तो उसको मैंने ट्रिक से सिखा दिया है, जिंक डस्ट से रिएक्शन करोगे हेलाइड्स की, डाई हेलाइड्स की, तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। सर हम्म। सर आपने कहा था कि जो जेरन डस्ट होता है वो जब ब्रोमीन 180 डिग्री पर लगे हो तब रिएक्शन होती है तो याद। मैकेनिज्म मैकेनिज्म पे लेके ही नहीं जा रहा ना मैं आपको, मैकेनिज्म तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जब दो दो कायरल सेंटर होंगे, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए तो मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ ये, इसी का ट्रिक से सोल्व करोगे अब आप, अपने आप ही वो एंटी एलिमिनेशन हो गया, जो जाना है वो अपने आप चला जाएगा इसमें, क्योंकि ये जैसा फ्लैट मोलिक्यूल है ऐसा फ्लैट मोलिक्यूल दिखाई दे रहा है, ऐसा थोड़ी ना हो रहा है, वो अपने आप ही चला गया। इसका मतलब बी आर वो अपने आप ही हो गए, जब आपने ये चीज कर ली तो आप सीधे आंसर पे पहुंच जाओगे, समझ गए, होगा भाई, एंटी एलिमिनेशन ही होगा। आप सोच रहे हो कि सर यहाँ तो नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिखेगा आपको, दिखेगा ही नहीं, यहाँ नहीं पता लगेगा, क्योंकि ये 3D में दो दो कायरल सेंटर है, ये sp3 हाइब्रिड, ये भी, तो ये टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, तो कॉम्प्लिकेशन में जाओ ही मत आप, रिक्वायर्ड भी नहीं है, ठीक है, होगा एंटी एलिमिनेशन है वही, 180 डिग्री पर ही गए हैं ब्रोमीन, लेकिन यहाँ नहीं दिखेंगे आपको, 3D में नहीं दिखाई देंगे आपको, 3D मोलिक्यूल है। तो इस टाइप से ये जो आप करते हो बीटा एलिमिनेशन करते हो, बीटा एलिमिनेशन में भी एक एंटी एलिमिनेशन है। अब अगर आपके पास एग्जांपल आ जाए, बीटा एलिमिनेशन में एक सिन एलिमिनेशन भी किया था, नेक्स्ट केस सिन बीटा एलिमिनेशन, सिन मतलब बेटा सेम साइड से, इसका एग्जांपल होगा आपके पास, मैंने लास्ट क्लास में लिखा भी था, पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर, पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर, पायरोलाइसिस का मतलब होता है बेटा हीटिंग, एस्टर का हीटिंग करते हैं, ये भी एल्कीन बनाने का मेथड है, 11th वाला ही है पॉइंट, एल्कीन की रिएक्शन में पढ़ते थे वहां आप। इसको समझने के लिए आपको एस्टर को समझना पड़ेगा बेटा। सपोज एस्टर क्या होते हैं, तो कोई भी एस्टर है आर, सपोज सी एच टू ओ आर डैश, आर सी एच टू ओ आर, ये इसको एस्टर बोलते हो आप, आर सी ओ ओ, एस्टर है ना, मैंने एक गलत कर दिया, आर सी ओ ओ आर है। सर आपने आंसर बनाया है ये हाँ, तो। है एस्टर, एस्टर आर सी ओ ओ आर है, ये एस्टर है आपका, आर सी ओ आर, तो इसमें देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और सपोज यहाँ ओ के आगे सी एच टू, बाकी कोई आर ग्रुप है तो वो भी ले लेते हैं, आगे आर डैश ले लेते हैं अलग पहचान करने के लिए, ये आर हो गया, ये आर डैश हो गया, ये आपका बेटा है एस्टर। तो एस्टर में देखो जो सिंगल बॉन्ड ओ है, सिंगल बॉन्ड ओ वाले अगले कार्बन को आप अल्फा और बीटा बोल सकते हो, एक अल्फा एक बीटा बोल सकते हो। तो यहां पर क्या होगा आपका,
कि इसमें आप बीटा के ऊपर एक एच ले लो, ये सी वाला जो एच है ये एच ले लो, तो इसको आप ऐसे लिख दो। चलो मैं एक बार और लिख देता हूँ कि आप ये कह सकते हो कि सर CH2 और CH आर, एक जो है सिंगल बॉन्ड के पास वाला अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, इस पर एच, इससे एलिमिनेशन है तो सेम साइड करो एच, और इधर ये पूरा ग्रुप OCOR, ये दोनों सेम साइड से अल्फा और बीटा से निकलेंगे ऐसे, पर ऐसे हीट करोगे तो ऐसे निकल जाएंगे और ये आपका बॉन्ड बन जाएगा अल्फा और बीटा के बीच, CH एल्कीन बन जाएगी, साथ वाला जो प्रोडक्ट बाहर करना है वो बन जाएगा RCOO, एसिड बन जाएगा। ये जो होता है पायरोलिसिस एस्टर होता है, वो आपका सिन एलिमिनेशन होता है, सेम साइड से H और COR ग्रुप निकलेंगे। आपके पास सिंपली कोई, जैसे ये H निकला है, ये R निकला है, तो एक्चुअल में होगा क्या, अगर आपका सिंपलेस्ट एग्जांपल है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। जैसे आपको मान लो ये एग्जांपल ले लिया आपने CH3 CO O और C2H5, इसका मतलब मैंने ये एग्जांपल दे दिया आपको इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट मैंने कह दिया इसको हीट करो, तो आपको देखो लिखना कैसे, अब इथाइल एसीटेट में सिंगल बॉन्ड वाला वो ये है बेटा, सिंगल बॉन्ड वाला वो ये है, तो आप इथाइल को ओपन करके लिखो, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को आप इथाइल को ओपन करके लिखोगे तो होगा क्या कि आप इसको ऐसे लिखोगे, इथाइल है C2H5, एक तरीका तो यही है कि C2H5 को ऐसे लिखो CH2 CH2, एक इसका H और एक इसका ये सारा ग्रुप OCO CH3, आपने हीट किया, ये बन गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथाइलिन में, और साथ वाला जो पार्ट है वो बना दो CH3 COOH, जो सिंगल बॉन्ड वाला वो है उसके आगे से उठाना है। होता क्या एक्चुअल में, रिएक्शन कैसे पॉसिबल हो पाती है ये, कि जब आप ये रिएक्शन करते हो तो इसमें ये ऐसे होता है कि जो CH2 ये O, ये C, ये डबल बॉन्ड O, ये CH3 होता है। अगर मैकेनिज्म की तरफ जाएं, वैसे नीड नहीं है, आपका सिलेबस में भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि एक्चुअली ये वाला आपका CH2 के बाद ये H होता है, तो जिस यहाँ पर O अटैच होता है सिंगल बॉन्ड वाला उसको अल्फा बोलते हो, और जहां पर दूसरा H जाता है उसको बीटा बोलते हो। तो होता क्या है कि यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ये बॉन्ड आपका ब्रेक होते हैं, एक यहाँ वाला बॉन्ड ब्रेक होता है अल्फा वाला और बीटा वाला। अब ये बॉन्ड ब्रेकिंग जो होता है, अगर मैकेनिज्म में हम जाएं, डिटेल जाएं मैकेनिज्म के अंदर, तो आपको पता लगेगा कि H और O अगर एक ही साइड में होंगे बेटा, एक ही डायरेक्शन में होंगे, तभी ये रिएक्शन प्रोसीड हो पाएगी। कैसे, उसमें क्या होगा कि ये जो से ये वाला बॉन्ड है, ये धीरे धीरे ये पाई बॉन्ड जो होगा अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के H के साथ अटैच होने लगेगा, इधर जाएगा। मैं अलग कलर से कर देता हूँ कि ये वाला पाई बॉन्ड इधर जाने लगेगा, जैसे ये वाला बॉन्ड इधर आने लगेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर आने लगेगा, और जैसे ये बॉन्ड इधर आने लगेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर आने लगेगा, मतलब HO को खींच जाएगा। तो थोड़ी देर में क्या होगा कि आप देखोगे कि यहाँ साइमल्टेनियसली क्या हो रहा होगा, CH2 इसमें ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा O के साथ, और इस C के साथ जा रहा होगा। इधर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, इधर वाला ये बॉन्ड टूट रहा होगा और इस H के साथ जा रहा होगा, और इधर ये H CH2 से टूट रहा होगा। और थोड़ी देर में, और ये वाला बॉन्ड जो होगा, जो इधर वाला बॉन्ड था वो टूट के, ये देखो ये नीचे की साइड आ रहा है, ये इधर आ रहा होगा। तो इसको बोलते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग साइमल्टेनियसली, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। जब बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग साइमल्टेनियसली होता है, जैसा आपने SN2 मैकेनिज्म में भी देखा था, तो इसको बोलते हैं कंसर्टेड रिएक्शन, कंसर्टेड साइक्लिक रिएक्शन, क्योंकि एक साइकिल बन रहा है देखो 6 मेंबर वाला, साइक्लिक रिएक्शन। आप देखोगे ना 6 मेंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो कंसर्टेड साइक्लिक रिएक्शन हो रहा है, ये इंटरमीडिएट है,
ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट ना बोल के इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे तो ज्यादा बेटर है। ट्रांजिशन स्टेट। और थोड़ी देर के बाद ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएंगे, इधर वाला और इधर वाला, तो आपको एथिलीन मिल जाएगी ना, ये देखो CH2 तो ये तो हो गया काफी मैकेनिज्म वगैरह में जा करके, इवन सारा कुछ अगर काफी डीप क्वेश्चन आता है तो उसके लिए कि भी कौन सा फ्रेगमेंट कहां से निकलेगा। अदरवाइज मैंने आपको बताया सिंगल बॉन्ड ओ वाले कार्बन को सिंपली ये देखो, यहां बताया मैंने, जहां पर सिंगल बॉन्ड कार्बन है उसको अल्फा कार्बन ले लो, और उसके पास वाले कार्बन को बीटा कार्बन से एक एच हटा दो, और ये OCH3 हटा दो, सीधा का सीधा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये एक ही साइड से एच और CH3 निकल रहे हैं, इसलिए ये यहाँ देख रहे हो साहब, जिस साइड से एच निकल रहा है उसी साइड से ये वाला ग्रुप जा रहा है, वो वाला। तो ये जो एग्जांपल है आपका, ये सिन एलिमिनेशन का है। तो पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, जो पायरोलिसिस ऑफ एस्टर है एलिमिनेशन, वो सिन एलिमिनेशन का एग्जांपल है। और ऊपर आपने जिंक डस्ट से जो रिएक्शन कराया है वो आपका एंटी एलिमिनेशन। सर हम्म। सर जो एस्टर में कार्बोनिल का ऑक्सीजन होगा वो बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड में जाके हाँ, OH का ऑक्सीजन बन जाएगा। बिल्कुल बेटा, यही सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जो पहले CO था, जो पहले क्या था, जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप था पहले, वो अब किस में कन्वर्ट हो गया देखो, COH ग्रुप में। OH ग्रुप में, अल्कोहल में। और जो सिंपल O था, जो ईथर वाला ग्रुप था, वो किस में कन्वर्ट हो गया अब, CO में। अगर डेप्थ में क्वेश्चन आएगा तो फिर जैसा आप सोच रहे हो इसी तरीके से आंसर आएगा आपको। आइसोटोप वगैरह यूज करके अगर क्वेश्चन पूछा तो। हाँ पूछा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ऐसा क्वेश्चन भी दे देता हूँ। वेरी गुड, अच्छा लगा इस लेवल पर क्वेश्चन आपके दिमाग में आए। सपोज मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ, सपोज लिखो ये आप, जैसे मैं लिख देता हूँ CH3CO OCH2 और CH। मैंने बेटा ये एग्जांपल दे दिया तो, और मैंने ये एग्जांपल दे दिया, और इस O पे स्टार लगा दिया। अब मैंने कह दिया इसका हीटिंग करो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो वेरी सिंपल, आपने ट्रिक से सीख लिया, ये तो समझ आ गया कि कहां कहां से बॉन्ड ब्रेक करोगे बेटा। जहां पर सिंगल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड O और कार्बन वाला, मतलब सिंगल बॉन्ड O तो ये भी है, सिंगल बॉन्ड ये भी है, तो सिंगल बॉन्ड ये कार्बन C डबल बॉन्ड O वाला सिलेक्ट नहीं करना आपने, सिंगल बॉन्ड O ये सिलेक्ट करना है जहां ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन को सिलेक्ट करना है, तो ये अल्फा हो गया, इसके पास वाला बीटा हो गया, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक करना है। क्लियर। पर इधर से एच हटाना है, CH3 मत हटा देना, इधर से एच हटाना है, एक एच हटा दिया, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा देखो, CH3C। वो एच कहां जाएगा, जो इधर वाला एच निकालोगे आप, इसके पास जाएगा, CH3C O के साथ एच चला गया, जो डबल बॉन्ड CO था वो सिंगल हो गया, और ये डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो गया, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH3 ये प्रोडक्ट। तो अब देखो स्टार कहाँ आया, पहले जहां स्टार C डबल बॉन्ड O वाले पॉइंट पे था, अब वही स्टार COH वाले ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। पहले जो ये सिंगल बॉन्ड O वाला था, ये कीटोन ग्रुप था, और इधर ये ईथर ग्रुप था। अब ये जो कीटोन वाला ऑक्सीजन है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहलिक। और जो C डबल बॉन्ड O है वो हो गया कीटोनिक, दोनों मिला के एसिडिक हो गया, वरना तो एसिड है। ज्यादा मैकेनिज्म में जाएगा तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा बेटा, ज्यादा मैकेनिज्म में चला गया एग्जामिनर तो ऐसे बनेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं मेडिकल लेवल पर इतना जाता है, लेकिन बट आइडिया होना चाहिए। तो सिंपली हमारे पास एंटी एलिमिनेशन हो गया और सिन एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन जो बीटा एलिमिनेशन है इस टाइप से भी डिवाइड कर सकते हो, सिन एलिमिनेशन एंड एंटी एलिमिनेशन। अब बेटा, अब अगर हम देखते हैं कि इन तीनों में क्या, कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे, कि आप कई बार तो बोलते हो कि सर एक E2 एलिमिनेशन है, एक आप कहते हो E1 एलिमिनेशन है, और एक आप कहते हो E1C भी है।
इन तीनों में फर्क क्या है देखो, E2 एलिमिनेशन है, तो E2 एलिमिनेशन में क्या होगा कि आपका जो लिविंग ग्रुप, इसमें आपका लिविंग ग्रुप और बेस एक साथ, या ये कहें कि एसिड, या H&L मतलब लिविंग ग्रुप, बोथ रिमूव साइमultaneously। अगर आपके H और L दोनों लिविंग, L मतलब कोई लिविंग ग्रुप जो भी ले रहे हो, वो एक साथ रिमूव होते हैं, तो ये हमारा E2 मैकेनिज्म होता है। कैसे E2 मैकेनिज्म होता है, दोनों एक साथ कैसे रिमूव होंगे, देखो बेटा, सपोज यहां मेरे पास CH2 और ये CH2, इसके साथ कोई हेलोजन है, सपोज हेलोजन है क्लोरीन, और इधर मैं हाइड्रोजन हटा रहा हूं, इसकी मैंने किसी बेस के साथ रिएक्शन दे दी, तो ये हमेशा तभी आएगा जब आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा। आपने कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस सपोज बी नेगेटिव ले लिया, तो वो बी नेगेटिव क्या करेगा, ये H को इधर से हटाएगा, उसी साइड H हटेगा तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा बेटा, और उसी टाइप आपका ये लिविंग ग्रुप Cl भी हट जाएगा, और आपका एलिमिनेशन हो जाएगा। तो आप देख रहे हो H और Cl एक साथ हट रहे हैं, H और Cl एक साथ हट रहे हैं, तो ये बन जाएगा आपका एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें रिएक्शन का रेट जो होगा दोनों पे डिपेंड करेगा बेटा, रेट रेट जो होगा बेस पे भी डिपेंड कर रहा है और सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसका ऑर्डर सेकंड हो जाएगा। लेकिन अगर, अब ये बताऊंगा अभी भी किस कंडीशन में कौन सा प्रेफर करना है आपने। सपोज E1 क्या है, अगर E1 की बात करें तो इसमें क्या होगा, पहले लिविंग ग्रुप रिमूव होगा, L इज रिमूव फर्स्ट। अगर किसी स्पीसीज में लिविंग ग्रुप पहले रिमूव हो रहा है, लिविंग ग्रुप पहले रिमूव हो रहा है, तो उसका हम E1 मैकेनिज्म कहेंगे। ये जनरली कब होता है, अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन, अगर आपके पास स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की प्रोबेबिलिटी है तो फिर आपका बेटा E1 एलिमिनेशन होगा। E1 एलिमिनेशन में क्या होगा कि आपका पहले ये ग्रुप निकलेगा, तो इसमें सपोज हमारे पास कोई एग्जांपल है, जैसे CH2, बेंजीन है, CH2 CH2, अब यहां से Cl निकालना है और इधर से H भी निकालना है, तो ऐसे केसेस में क्या हो कि पहले Cl निकलना है, फर्स्ट देखो लिविंग ग्रुप निकल रहा है, जैसे लिविंग ग्रुप निकल रहा है तो कार्बोकेटाइन बन जाए स्टेबल, CH CH2 पॉजिटिव H। अब अगर बेस आ जाए और वो बेस मतलब भी, अब इसको H को निकाल के ले जाए, तो फिर एल्कीन बन गया, बनना तो एल्कीन ही है। तो यहां पर क्या है कि पहले कार्बोकेटाइन बन रहे हो तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप पहले वाला है, तो इसलिए यहां पर जो रेट जाएगा वो सिर्फ डिपेंड करेगा बेटा एक सब बेस पे, तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, सिर्फ सबस्ट्रेट पर। इसको हम E1 एलिमिनेशन बोलते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, देखो बेटा, आपको निकालना है H और लिविंग ग्रुप को हटाना है, दोनों एक साथ हट सकते हैं, हट गए, पहले लिविंग ग्रुप हट सकता है तो उसको E1 बोल दिया। अब एक देखो मैंने लिखा E1CB, ये रेयर केस है, ये कब होता है, जब H पॉजिटिव पहले हटे, H पॉजिटिव इज रिमूव्ड फर्स्ट, ये बहुत स्पेशल केस है बेटा, H पॉजिटिव इज रिमूव्ड फर्स्ट। अगर H पॉजिटिव पहले रिमूव हो, ये कब हो सकता है, अल्टीमेट स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट, जब काफी स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंस हो। अभी मैं पिछली क्लासेस में बता के आया कैसे होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, कौन कौन होते हैं, जैसे एल्कोहलिक KOH। नहीं, अल्कोहलिक केस तो चलो बेस में ही आ गया, अब बेसों में भी सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम जैसे अमाइड।
सोडामाइड लिखा था देखो, NH2 नेगेटिव वाला, और बल्कि बेस बताया था एक आपको, CH3C CH3 O नेगेटिव। और इसके साथ साथ नॉट ओनली ये कंडीशन हो, जब ये E1CB बनना है, H इज रिमूव फर्स्ट, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंस हो एज सोडामाइड, मतलब एमाइड, या दूसरा जो एग्जांपल दिया एज टर्सरी ब्यूटाक्साइड, साथ में भी देखना है एंड पुअर लिविंग ग्रुप, एंड पुअर लिविंग ग्रुप, दोनों कंडीशन होते हैं तो ये रेयरेस्ट केस काम करता है। पुअर लिविंग ग्रुप जैसे आपका क्या होता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन हो, या ग्रुप के अंदर NR3 पॉजिटिव ग्रुप हो, SR2 पॉजिटिव ग्रुप हो, ऐसा कुछ दिखाई दे रहे हैं ग्रुप आपको, लिविंग ग्रुप ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तो ये बेटा पुअर लिविंग ग्रुप है। अगर ये दोनों कंडीशन हो कि वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बेस की हो और पुअर लिविंग ग्रुप भी हो, देन आपने ये E1SB वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, मतलब पहले H पॉजिटिव आयन को रिमूव करना है। जब H पॉजिटिव आयन को रिमूव करोगे तो क्या होगा, देखो एल्कीन की बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी ये, एक्चुअली है तो एल्कीन वाले चैप्टर की ना, यहाँ एक तरह से आपका रिवीजन हो रहा है। जैसे मान लो एग्जाम्पल आ जाए, एज एग्जाम्पल मैं मान लो ले लू CH2 फ्लोरीन, ये रिएक्शन दे दिया, CH3 CH2 फ्लोरीन, इसका रिएक्शन मैंने दे दिया किसी स्ट्रॉन्ग बेस से, थोड़ा माइड से दे दिया NH2 नेगेटिव, तो देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, ये पुअर लिविंग ग्रुप भी आ गया। अगर इवन पुअर लिविंग ग्रुप भी देख लो फ्लोरीन, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि पहले H निकलता है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस पहले H को निकालता है, ये तो पुअर है, निकलेगा नहीं फ्लोरीन, तो इसलिए ये जैसे ही H निकालता है तो ये चीज बन जाती है आपकी CH2F, अब ये चीज बन जाती है, ये जो है एनायन है, कार्ब एनायन, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, कार्ब एनायन, तो कार्ब एनायन, और इसमें देखो इसके अंदर और कार्ब एनायन में एक प्रोटॉन का फर्क है सिर्फ। अब ये तो होगी एसिड बेस रिएक्शन इस केस में, ये एसिड हुई, NH2 बेस हुआ, तो ये तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा नहीं। अब रेट डिटरमिनिंग स्टेप इससे डिसाइड होगा, जो आपका कॉन्जुगेट ऑफ रिएक्टेंट है या सबस्ट्रेट है, या आपका बेटा सबस्ट्रेट का कॉन्जुगेट है। अब क्या होगा कि ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, इसमें अब धीरे धीरे ये लोन पेयर इधर आने लगेगा, अब फ्लोरीन को बाहर निकलना ही पड़ेगा पुअर लिविंग ग्रुप को, अब ये फ्लोरीन बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा आपका एल्कीन। तो इसमें पहला स्टेप क्या हुआ, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हो गया, पहला स्टेप हाइड्रोजन निकला है, और यहाँ पर रेट यहाँ डिसाइड हो रहा है, तो रेट आप देखोगे तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना तो सबस्ट्रेट पर जा रहा है ना बेस पर जा रहा है, वो उसके कॉन्जुगेट पर जा रहा है, इस पर जा रहा है, रेट जो डिपेंड कर रहा है CH2F नेगेटिव चार्ज, ये जो होता है एक ही हुआ, तो एक हुआ इसलिए हम बोलेंगे एलिमिनेशन तो है, और सिर्फ वन पर डिपेंड कर रही है, वो वन कॉन्जुगेट बेस है, E1CB, रेयरेस्ट केस है बेटा E1CB, तो इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस। तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि अगर हमें एलिमिनेशन ही देखने हैं, तो जनरल एलिमिनेशन कौन से होंगे बेटा, तो E1 या E2 होंगे जनरल एलिमिनेशन तो, और जनरल एलिमिनेशन E1 E2 है, तो उसमें तो E1 का तो क्लियर कट पता लग जाएगा कौन से वाले होंगे कि क्लियर कट। जैसे अब मान लो सबस्ट्रेट देखो आप, तो आपके पास सबस्ट्रेट, यहां देखो एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बनने वाला है, ये दो क्वेश्चन अभी डिस्कस करूंगा मैं, दोनों ही काफी इंटरेस्टिंग। अगर मैं आपको पूछूं यहां तक CH3I या CH3Cl कुछ भी ले लो, CH3CH2Cl, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है बेटा, ध्यान रखना, CH3C CH3Cl और CH3C CH3CH3Cl, अब ये जो है ये सुपर 1 डिग्री, ये प्राइमरी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री, इन दोनों में ही अगर इधर से इधर जाओगे, इवन ये 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, दोनों में ही का रेट इंक्रीज होगा, रेट ऑफ E1 का भी इंक्रीज होगा और E2 का भी, E2 एज वेल एज E1 इंक्रीज होगा बेटा,
मतलब 1 डिग्री से 2 डिग्री 3 डिग्री E2 भी ज्यादा आएगा, E1 भी ज्यादा आएगा। ये बात तो समझ आती है E1 क्यों ज्यादा आएगा, E1 का रीजन वो सर देगा स्टेबल due to कार्बोकेटाइन। रिएक्शन प्रोसीड थ्रू, ऐसा SN1 SN में नहीं था बेटा, वहां से डिफरेंस है ये देखो, रिएक्शन ड्यू टू रिएक्शन प्रोसीड थ्रू स्टेबल कार्बोकेटाइन, वहां तो कोई इश्यू नहीं है E1 के लिए। लेकिन E2 में क्या हो गया, E2 का रीजन ये है कि यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है वो ब्रांच्ड एल्कीन में ज्यादा होती है, जितनी ब्रांच होगी तो उससे ब्रांच्ड एल्कीन बनेगी, और ब्रांच एल्कीन अनब्रांच एल्कीन से स्टेबल प्रोडक्ट होता है, मतलब प्रोडक्ट से डिसाइड होता है, ये आपका प्रोडक्ट से डिसाइड होगा। तो यहां पर आप बोलोगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर सब्सटीट्यूटेड मोर स्टेबल एल्कीन एज प्रोडक्ट। आपसे अगर जितनी ब्रांच एल्कीन होगी, इसमें ब्रांचेस ज्यादा है, ऊपर से इधर आओगे तो ब्रांचेस ज्यादा है, दोनों का ही रेट इंक्रीज होता है बेटा, E2 का भी और E1 का भी, दोनों का इंक्रीज होता है। इसका रीजन होता है कि जो स्टेबल एल्कीन होती है, जो आपकी एल्कीन स्टेबल होती है वो ज्यादा सब्सटीट्यूटेड होती है, ज्यादा सब्सटीट्यूटेड उसी से बनेंगी जिसमें ब्रांचेस ज्यादा होंगी। तो यहां से दोनों में ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर दिमाग जाता ही नहीं है इधर। चाहे E1 हो चाहे E2, 1 डिग्री से 2 डिग्री में ज्यादा रेट होगा E1 का भी E2 का भी, कौन सा ही मैकेनिज्म चलता जाए। और हाँ, अगर वो बेंजाइल और वो वाले एलाइल वाले आ जाएं तो वो तो स्टेबल कार्बोकेटाइन से देंगे, वो क्योंकि सब्सटीट्यूटेड नहीं है इसलिए वहां E2 का रेट नहीं आएगा। जैसे मान लो मैं आपसे ये पूछूं CH2 CH और Cl, मैं पूछूं, एक ये एग्जांपल देता हूं और एक एग्जांपल देता हूं बेटा आपको, ये CH3 CH CH3 CH3 Cl, मैं आपसे पूछूं ये किसको प्रेफर करेगा, एलिमिनेशन अगर मुझे करना है, एक और देना ना, एलिमिनेशन करना ना, ये आपका आ गया CH2, और हमें बनाना क्या था, हमें एल्कीन बनानी थी, बेंजीन में एल्कीन बनाना था आपको। तो ऊपर का भी एग्जांपल देखो कौन सा रखा था हमने, एग्जांपल कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, E1 इधर से एग्जांपल लिया आपने, यहाँ जो एग्जांपल लिया था ना ये वाला, सही, ये एग्जांपल तो सही लिया था, ये लिया था, ये एग्जांपल ले लिया मैंने। एक एग्जांपल आपको ये दिया CH2 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 और Cl, ये एग्जांपल मैंने आपसे पूछा कि एक तो आपको ये प्रेफर करना है, तो ये E1 करेगा या E2 करेगा बेटा, ये वाला E1 करेगा या E2, और एक ये पूछा E1 करेगा या E2। देखो ये अगर मैं कार्बोकेटाइन से देखूं तो 3 डिग्री है, तो क्या कौन सा प्रेफर होगा, E1। और अगर मैं ब्रांचिंग देखूं तो ब्रांचिंग भी ज्यादा है तो E2 भी प्रेफर हो गया। अब E1 प्रेफर E2 प्रेफर दोनों ही प्रेफर है इसके लिए, दूसरे वाले के, अब दूसरे वाले के लिए दोनों ही प्रेफर है बेटा, E1 भी और E2 भी। तो अब कौन डिसाइड करेगा, सोलवेंट डिसाइड करेगा। अगर आपने सोलवेंट पोलर प्रोटिक ले लिया, वाटर ले लिया देन पोलर, E1। तब E1 हो जाएगा, तब जाके डिसाइड होगा। तो अब सिर्फ E1 होगा, पहले दोनों ही होंगे, अब E1 हो जाएगा। अगर पोलर एप्रोटिक ले लिया तो E2। अब ये पहले वाला एग्जांपल सोचो, E1 देगा या E2 देगा सर E1। इसमें क्या है, E1 है तो E1 में देखो पहले बनाओगे तो स्टेबल कार्बोकेटाइन तो नहीं बन रहा ना, देखो। नो सर, लेकिन सर H+ शिफ्ट हो जाएगा ना। लेकिन शिफ्ट के बाद बनेगा, लेकिन अगर H इधर से निकल जाए एक साथ ही, H और Cl दोनों एक साथ निकल जाए तो एक साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और देखो कितनी स्टेबल एल्कीन बनेगी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। मतलब E1 बनाने के लिए पहले कार्बोकेटाइन बनाना पड़ेगा, फिर रीअरेंज करना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा।
तो और E2 में क्या है, डायरेक्ट ही H और Cl निकल जाएगा, तो प्रेफर कौन हो गया, E2 प्रेफर हो गया। जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिखे आपको वो प्रेफर हो जाएगा। आपका प्रेफर फिर वही है कि अगर एक जैसी प्रोबेबिलिटी होती तो हम कार्बो कैटायन देखते हैं। यही चीज यहां पर भी अप्लाई कर सकते थे। जैसे ये तो मैंने E1 से आपको बताया कि प्रोबेबली स्टेबल कार्बोकैटायन बने आपका, इसमें भी तो यही सीन था, इसके इसके अंदर भी यही सीन था कि CH2 पॉजिटिव, फिर कार्बोकैटायन जो है, फिर आपने H निकाला, फिर एल्कीन बनाया। तो इसका मतलब पहले स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बनाए तो E1 की प्रोबेबिलिटी भी है, E2 भी है। अगर आपको E1 वाली बनानी है तो फिर प्रेफर क्या करना पड़ेगा यहां पर आपको, वाटर सोल्वेंट, तो पोलर सोल्वेंट मिल जाएगा, तो ये प्रेफर हो जाएगा। ऐसे ही यहां भी E1 और E2 दोनों देखना चाहते हो तो किसमें प्रेफर करोगे आप, मतलब मैं सिंपल आपको ले जाता हूं कि सारा कंफ्यूजन हटाते हैं। अब करना क्या है, बात ये आती है E1 भी हो सकता है, E2 भी हो सकता है, लेकिन बस फर्क ये करना है E1 किस में प्रेफर करोगे, एक्वस सोलवेंट में। अगर DMSO आ जाए तो E2 मैकेनिज्म वाला प्रेफर करेंगे। ज्यादा प्रेफर वैसे भी देखें तो E2 वाला यहां पर ज्यादा प्रेफर होगा। तो जनरली E1 E2 जो मैकेनिज्म है वो पैरेलली चलती है, आगे सोलवेंट डिसाइड करते हैं उनको। आपके पास जब भी एग्जांपल आ जाए, अगर आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता दिख रहा हो तो E1 से प्रेफर करके आप आगे बना दिया करो। अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन आपको नहीं दिख रहा हो और वहां से आपको लग रहा हो कि भाई जो यहाँ पर E2 एलिमिनेशन कर सकते हैं, तो E2 एलिमिनेशन वाला एग्जाम्पल दे दिया करो। अब ये एग्जाम्पल, ये एक एग्जांपल और देता हूं, चीज क्लियर हो जाएगी। सपोज CH2, ये दिया बेटा मैंने, अब आपको ये वाला एग्जांपल दिया। अब आप बनाओगे तो क्या प्रेफर करोगे, E1 या E2? तो बेटा E2 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, E2 नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं ये अल्फा बीटा देखें तो इस कार्बन पर हेलोजन ग्रुप है, इसके पास वाले पे तो H ही नहीं है। H होता तभी तो जाता ना E2। E2 नॉट पॉसिबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ H ऑन अल्फा कार्बन। ये Cl है, अल्फा बीटा कार्बन बोलो उसको, बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, Cl से देखेंगे ये बीटा का, तो बीटी पर H ही नहीं है। तो अब हमें कौन सा प्रेफर करना पड़ेगा, और तो कोई मतलब ही नहीं है, अब कौन सा प्रेफर करना पड़ेगा आपको, E1। पहले Cl निकालोगे, CH3 C, अगर करना ही है एलिमिनेशन, क्योंकि जहां भी हीटिंग आएगी एलिमिनेशन करना होगा आपको बेस के साथ, जो भी आपने एल्कोहलिक सपोज KH दे दिया तो एलिमिनेशन करना पड़ेगा हीटिंग के साथ। तो CH3 C CH2 पॉजिटिव चार्ज, पहले कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा बिकॉज 1 डिग्री है, तो कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा। अब भेजोगे आप CH3 को इधर, मिथाइल शिफ्ट होगा बेटा, CH3 शिफ्ट हो गया तो ये चीज बन गई। अब यहाँ एक नई बात और आ गई, मतलब जितना इजी क्वेश्चन दिख रहा था उतना तो इजी है ही नहीं ये क्वेश्चन। अब ये कार्बोकेटाइन कितने डिग्री में अरेंज हो गया बेटा, देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है। अब यहाँ पर एक चीज और, अब आपको H पॉजिटिव निकालना है, तो H पॉजिटिव तो इधर से भी निकल सकता है और इधर से भी निकल सकता है। तो H पॉजिटिव कहां से निकालोगे आप, जो मोर स्टेबल एल्कीन दे आपको। तो जनरली H पॉजिटिव कहां से निकालते हैं, जहां पर कम H होते हैं, तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो लेस देखो, इधर से निकाल सकते थे, इधर से निकाल सकते थे, इधर से निकाल सकते थे। इसके पास कितने कार्बन के पास हाइड्रोजन,
3, इसके पास भी 3, इसके पास कितने हैं बेटा? 2 2। 2 तो आप मेरी मत मानो, आप ये 2 3 चक्कर में मत फंसो। आप तो कहोगे मैं तो सर सबसे निकाल के देखूंगी, इधर से भी निकालूंगी, इधर से भी निकालूंगी, इधर से भी निकालूंगी, ये और ये चीज तो सेम है, तो आप कोई बात नहीं, इधर से निकालो, उधर से निकालोगे, ये वाला ए वाला पार्ट बना देते हैं, तो क्या बनेगा देखो, वही बॉन्ड आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, CH2, CH3। अब इधर से आ जाओ दूसरी साइड, यहां से निकाल के देखो बी वाले पार्ट से H, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा देखो आपका, CH3, C, CH3, यहाँ डबल बॉन्ड CH, CH3। अब दोनों एल्कीन में देखो, एक ये एल्कीन है, इस एल्कीन में इस एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, और एक ये एल्कीन है बेटा, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, एक ये सब्स्टिट्यूएंट रहा। तो कौन सी ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी? जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी। तो ये एल्कीन जो है आपकी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो मोर स्टेबल है। अब वो सारा 11th में घुसना पड़ेगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए, मोर स्टेबल क्यों है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होती है, एटसेट्रा। तो मैं तो यहाँ पर इस वर्ड से फिनिश कर रहा हूँ इसको, क्योंकि 11th तो अब पूरा पढ़ेंगे तो पूरे एक महीना पूरा 11th वाली चाहिए केमिस्ट्री। तो इस चीज से याद रखो कि अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल है, तो इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, मोर स्टेबल है। तो कहां से एच निकाला बेटा आपने, वापिस पॉइंट पे आओ, जब आपके पास दो दो प्रोबेबिलिटी है तो एच कहां से निकला, एच एब्स्ट्रैक्शन कहां से हुआ देखो, फ्रॉम जहाँ पे हाइड्रोजन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। लेस नंबर हाइड्रोजन हो। हालांकि ये बात कंफ्यूजिंग है, ये बात बेस्ट है कि वहां से एच निकालना चाहिए जहां से क्या बने, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बने, मोर स्टेबल एल्कीन बने। तो इसी रूल को हम कौन सा रूल बोलते हैं, सेथजेफ रूल। 11th में पढ़े होंगे आप, सेथजेफ रूल। मतलब फिर भी वन वर्ड में मैं लिख देता हूं कि सेथजेफ रूल क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू सेथजेफ रूल, हाइड्रोजन या H पॉजिटिव इज रिमूव फ्रॉम that adjacent carbon, that adjacent carbon to carbon positive, which gives more substituted and more stable alkene, more stable alkene। तो वहां से H निकालेंगे अगर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, अगर नहीं है तो बेटा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी आए तो H वहां से निकालेंगे, मतलब जहां पहले ही कम है वहां से H और कम कर दो, सीधी सी बात ये है। जहां पहले हो कम H हो वहां से और H कर दो, तो आपका जो है प्रोडक्ट बन जाए। इसी एग्जांपल को मैं देखो एक और एग्जांपल लेता हूं, आपसे बनवाता हूं। सपोज मैंने ये एग्जांपल लिया, सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। हाँ बेटा कर देती हूँ यहाँ। यस सर। सर हो गया। अब मैंने सपोज ये एग्जांपल दिया बेटा, ES3 CH2 ये वाला एग्जांपल तो किया ना E6H5 CH 2 CH 2Cl,
ये एग्जांपल दिया। अब इस एग्जांपल में आपने सीएल निकाला, ये बन गया, ये तो एग्जांपल किया, ये भी किया ना, अभी तो किया ऊपर, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये कर दिया। ये एग्जांपल दिया बेटा मैंने, देखो अब मैंने यहां लिख दिया हीटिंग कर दो एल्कोहलिक क्यूएच के साथ। बेटा एल्कोहलिक क्यूएच देखते ही, ये स्टार्टिंग में बताया था, और हीटिंग देखते ही ये समझ जाना है आपको क्या चीज करनी है। ये एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रोजन और हेलोजन निकालना है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। अब डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करना है तो सबसे पहले सीएल नेगेटिव निकालो, तो क्या बन जाएगा, CH3 C CH3 CH3, CH पर बेटा पॉजिटिव चार्ज CH3। अब एक ही सोचने वाली है कि यहीं से यहीं देखोगे आप, अगर आप यहीं से यहीं सोचो तो यहीं से यहीं सोचने पर तो आपको क्या मिल रहा है कि भाई इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, एच हटाना है, तो इस पे तो एच है ही नहीं है यहां तो, और इधर एच है 3, तो इसका मतलब मुझे यहां से एच निकालना चाहिए। अगर बेटा मैं यहां से एच निकाल दूं तो एल्कीन देखो क्या बनेगी, CH3C CH3 सर CH3, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटीन। ये बनेगी, ये बनेगी। अब देखो बेटा, अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां से तो बन गई, लेकिन ये तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन 0 है, ये तो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन तो अनस्टेबल होती है, इसका मतलब मुझे ये प्रोडक्ट नहीं जाना चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, एक काम सोचता हूं, ये जो कार्बोकेटाइन है, ये आप देख रहे हो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में अगर मिथाइल शिफ्ट कर देता हूं बेटा मैं, ये मिथाइल शिफ्ट करते हो, सपोज मिथाइल शिफ्ट कर दिया, तो अब कार्बोकेटाइन क्या बन गया जरा देखो, कितना डायमेंशन है थिंकिंग का, देखो जरा आप, CH CH3 आ गया, इधर CH3 आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। अब यहां पर आने के बाद भी देखो, अब आपके पास अब H पॉजिटिव निकालना है, आपने स्टेबल कार्बोकेटाइन बना दिया। अब ये आपके पास 3 डिग्री स्टेबल कार्बोकेटाइन आ गया। अब डायमेंशन देखो, आप H इधर से भी निकाल सकते हो, इधर से भी निकाल सकते हो, आप दोनों जगह से निकालो। अगर आप ये वाला निकालते हो तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, CH2 डबल C CH3, ये आ गया CH CH3 CH3। और अगर आप बेटा यहां से निकालते हो, बी वाला इधर वाला H निकालते हो, तो डबल बॉन्ड बीच में यहां आएगा, तो प्रोडक्ट देखो क्या बना, CH3C CH3C CH3 CH3। अब जरा सोचो तो सही, ये जो एल्कीन बनी है आपकी, कितने सब्स्टिट्यूएंट है देखो, अल्फा हाइड्रोजन देखो इसमें 12 आ गए, डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे हाइड्रोजन अल्फा होते हैं, तो ये मोस्ट स्टेबल होगी। यही मेजर प्रोडक्ट बनाना है आपको एग्जाम में। तो बन तो और टाइप भी एल्कीन गई, ये भी एल्कीन बनी थी इधर, लेकिन ये भी लीस्ट स्टेबल ही तो है, ये ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट थोड़ी है इसमें, एक इधर से आ गया, एक इधर से आ गया, 2 ही हुए, लेकिन इसमें देखो 4 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनी। एच कहां से निकाला देखो आपने, पहले रीअरेंजमेंट किया, फिर जहां पर कम एच है, यहाँ एक ही एच था, इधर 3 एच थे, लेकिन फिर भी उसी एच को हमने बाहर निकाला। तो ये जो प्रोडक्ट होगा आपका मेजर प्रोडक्ट, इसको कौन सा प्रोजेक्ट बोलेंगे हम, सेचेफ प्रोजेक्ट।
हाँ, अगर वो पूछता है पॉसिबल एल्कीन कौन कौन सी है तो सारी बनाते चलो। मेजर प्रोडक्ट पूछेगा तो फिर ऐसे बनाएंगे। बाकी आप 11th के नोट्स उठा के देखना, उसमें बहुत सारा काम किया, हालांकि मैंने काफी सारा बता दिया है सारा। एल्कीन बना रहे हो तो सारी एल्कीन की रिएक्शन है एक तरह से। ये आपके मोस्ट ऑफ केसेस में आपको सेट रूल फॉलो करना है, मतलब कार्बोकेटाइन बनाना है, देखना है कि रीअरेंज होने से स्टेबल बनता है, बनाना है, फिर एच वहां से निकालना है जहां पर एच कम हो, जहां पर एच कम हो। बट नॉलेज क्लाउड में ये बात रखनी, अगर आपके पास पुअर लिविंग ग्रुप है इन, जो ऊपर E1CB वाला केस बताया था मैंने, इन प्रेजेंस ऑफ पुअर लिविंग ग्रुप, जैसे बताया था मैंने कि जहां आप देख लो एस, स्पेशली क्या देख लो, फ्लोरीन या NR3 पॉजिटिव या SR2 पॉजिटिव देख लो आप, देन मेजर प्रोडक्ट is less substituted alkene। लेस सब्सटीट्यूटेड का मतलब स्मॉलेस्ट एल्कीन देख लेना कहां से बन रही है, स्मॉलेस्ट एल्कीन। और इस टाइम को हम इस रूल को बोलेंगे हॉफमैन रूल। प्रोडक्ट को बोलेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट, मतलब उल्टा है ये, लेकिन है रेयर केसेस में। कहां देखोगे, यहां पर क्या दिखने चाहिए आपको, पुअर रिव्यू, और ये भी देख सकते हो, या स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड पुअर लिविंग ग्रुप तो होना ही चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए तो और अच्छा, NR3 SR2 ये सब, जैसे फ्लोरीन, इसकी प्रेजेंस में आ जाए तो फिर आपने हॉफमैन रूल या हॉफमैन प्रोडक्ट बनाना है, हॉफमैन प्रोडक्ट करना है इसमें आपको। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है जो बहुत बार डिस्कस होता है बेटा, वो ये वाला एग्जांपल होता है। कहता है इसको हीट कर दें तो क्या बनेगा, क्या देख रहे हो, ये वाला ग्रुप आ रहा है NR3 पॉजिटिव, मतलब टोटल N पर 4 पॉजिटिव चार्ज। तो कुछ नहीं सोचना बेटा, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, वेरी पॉपुलर, वेरी प्रोपिशियस एग्जांपल, वेरी फेवरेबल एग्जांपल ऑफ एग्जामिनर। आप जब N पॉजिटिव देख रहे हो सीधा दिमाग यहां जाना चाहिए, रेयरेस्ट केस में है, हॉफमैन प्रोडक्ट बनाना है। तो नाइट्रोजन के चारों तरफ देखो कि एल्कीन सबसे छोटी किससे बन सकती है, चारों तरफ नाइट्रोजन के, इधर आओ, इस साइड से तो एल्कीन बनेगी नहीं बेटा, क्योंकि एक कार्बन से तो एल्कीन कभी बनती ही नहीं। दूसरी साइड आओ, इस साइड से कितने कार्बन की एल्कीन बनेगी, 2 इस साइड आ जाओ, कितने कार्बन की एल्कीन बनेगी, 3 इस साइड आ जाओ, कितने कार्बन की एल्कीन बनेगी। 3 हमें लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनानी है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट एल्कीन बनानी है, तो कौन सी एल्कीन बनेगी, कौन से 2 कार्बन वाली, कार्बन 2 कार्बन, बस सिलेक्ट कर लो, कोई झमेला ही नहीं है, सबसे इजी तरीका यही है। C2H4 बन जाएगा, इथीन बन जाएगी, 7 का प्रोडक्ट बनाना है बना लो, बाकी जो रह गया CH3 N CH2 और एक है आपका CH3 ट्वाइस, ये अमीन अलग हो जाएगी, एल्कीन बन जाएगी, ये इथीन लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है बेटा, इससे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड तो, कम सब्स्टिट्यूटेड तो हो ही नहीं सकती थी, लेस सब्स्टिट्यूटेड है। जब लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बन रही है तो हम इसको सेजेब प्रोडक्ट नहीं बोलते हैं, इसको कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं हम, हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट आपका एल्कीन है, तो बस ध्यान रखना, ये पहचान याद रखना, ये वाली पहचान आपने ध्यान रखनी है। कभी आपने अपने एनसीईआरटी के कवर पेज को कभी ध्यान दिया,
कवर पेज पर ये एक एग्जांपल लिखा होता है। और इसके साथ एक बेस दिया होता है बेटा, CH3C। एक तरफ कहता है ये बेस ले लो, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा। एक तरफ ये दे रखा होता है, कहता है सिर्फ OCH3 ले लो, तो क्या प्रोडक्ट है। देखो बेटा ये एल्किल हैलाइड है और 2 डिग्री है। अगर 2 डिग्री में ये बेस ले लूं, ये बल्कि बेस है, तो बल्कि बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, पुअर न्यूक्लियोफाइल हो गया, पिछली क्लास में बताया मैंने। जब स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो कौन सी टाइप की रिएक्शन देंगे, सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक या एलिमिनेशन, सोचना यहाँ है। एलिमिनेशन। और यहाँ क्या है, हमारे पास स्मॉल बेस है, स्मॉल बेस होता है तो वो गुड न्यूक्लियोफाइल होता है। होता तो है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है, पुअर न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल पुअर हो गया तो एसएन रिएक्शन तो नहीं दे सकते ना। तो अब बेस का काम करेगा, वो वाला काम देखना है, तो बेस किस काम को करेगा, वो एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। तो प्रोडक्ट बेटा एलिमिनेशन हो जाएगा, तो Br और H निकल जाएंगे। अब फिर पॉइंट ये आएगा कि Br जब यहां से निकालोगे आप, एलिमिनेशन करोगे, तो H यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है। तो अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि बल्कि बेस है, तो H कहां से निकालेगा, हॉफमैन वाले से, जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां से निकालेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये वाला H निकालेगा, ये वाला H नहीं निकालेगा। तो CH2, दिखने में बड़ा इजी सा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन इजी है नहीं। CH2 CH3 हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। मतलब ये क्वेश्चन दो चीजें समझा रहा है आपको, कि सब्स्टिट्यूशन कम करना है और एलिमिनेशन कम करना है। और एलिमिनेशन में कौन सा प्रोडक्ट बनाना है आपने, तो एलिमिनेशन में लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनानी है, कि आपने Br यहां से निकालना है, H इधर से भी निकाल सकते थे, इधर से भी निकाल सकते थे, लेकिन वहां से निकालोगे हॉफमैन बनाना है, या ज्यादा हो, क्योंकि बल्कि बेस है, बहुत बड़ा बेस है, बाहर वाले H तक पहुंचेगा, अंदर वाले H को नहीं निकाल पाएगा। और अगर ये स्मॉल बेस है, कह यहाँ तो कोई इश्यू ही नहीं है, स्मॉल बेस है तो गुड न्यूक्लियोफाइल है, तो कौन सी रिएक्शन करनी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Br हटाना है और उसको लगा देना है, ईथर बन जाएगा। तो इस टाइप से देखते हो कि ये आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है जो आपकी एल्किल हैलाइड में होती है। ज्यादातर सब्स्टिट्यूशन एसएन और एलिमिनेशन चलती रहती है, आपको रिकॉग्नाइज करना होता है, फिर उनमें आपको कंपैरिजन करना होता है, SN1 SN2 SNI SN एरोमेटिक, और एलिमिनेशन में E1 E2 E1 CB, इस टाइप वाली। इसके बाद आती है सिंपल रिएक्शन आती है बेटा इसका, फिर इसमें कुछ प्रिपरेशन मेथड आते हैं इसके। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए। ये पता लगा ना मैंने हॉफमैन प्रोडक्ट क्यों बनाया, एलिमिनेशन तो किया, एलिमिनेशन में भी हॉफमैन एलिमिनेशन क्यों किया, पता लगा। स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस इधर लिखाया है मैंने, देखो स्पेशली इस केस में रेरेस्ट वाला केस पूछ लिया तो धीरे से खिसका देगा क्वेश्चन, हमें वो ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखो मैं लिखा था इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड पुअर लिविंग ग्रुप हो जाते हैं, तो उन केसेस में हॉफमैन प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एक तो मैंने पुअर लिविंग ग्रुप एन वाला एग्जांपल बता दिया आपको, एक स्ट्रॉन्ग बेस वाला बता दिया। तो जहां पर छोटी एल्कीन बनेगी या लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी वो बनाएंगे। अब आते हैं आपके बेटा प्रिपरेशन एल्काइल हैलाइड के। देखो प्रिपरेशन एल्केन से सोचो, फ्रॉम एल्केन, एल्केन से बहुत आपके एल्केन वाली रिएक्शन की होंगी, उसमें कुछ तरीके किए होंगे, जैसे फर्स्ट जो था वुड्स रिएक्शन,
अब ये वुड्स रिएक्शन डिफरेंट टाइप की है। वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। सर हाँ बोलो। सर तो वो E2 रिएक्शन होगी जो आपने स्ट्रॉन्ग बेस बताया था। वो इवन सीबी टाइप से जाएगी ना बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस में जाएगी तो मैकेनिज्म तो उसका अलग ही हो जाएगा, लेकिन आपने लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन से याद रखना है उसको। तो एल्केन का प्रिपरेशन देखो बेटा, फ्रॉम एल्कीन वुड्स है, फिटिग है, वुड्स फिटिग रिएक्शन है, उल्मान रिएक्शन होती है एक, सिंपल सिंपल रिएक्शन है बेटा ये। वुड्स क्या होता है? सर Na की प्रेजेंस में हीटिंग करना इसलिए। अच्छा, ये आपका है पहले, ये जो हम अभी बना रहे हैं प्रिपरेशन की कुछ, ये रिएक्शन जो है आपकी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है। एल्केन बनाना है आपको, एल्केन प्रिपरेशन नहीं, एल्केन बनाना है, एल्केन प्रिपरेशन। तो वुड्स रिएक्शन है, देखो वुड्स रिएक्शन में किसकी रिएक्शन कराते हो? किसी भी एल्कील हैलाइड का Na के साथ रिएक्शन कराते हो, 2 मॉलिक्यूल ले लेते हो आप, तो NaX बाहर हो जाता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन करते हो, हायर एल्केन बना देते हो आप, RR बन जाता है। फिटिग में क्या होता है? इसमें कोई एराइल ग्रुप ले लेते हो, रिएक्शन सेम है बेटा, बैलेंस करने के लिए 2 ले लेना, एराइल ग्रुप। अगर आप वुड्स फिटिग दोनों लेते हो तो एक एराइल ले लेते हो, एक सिंपल एल्काइल ले लेते हो। अगर सोडियम की जगह कॉपर ले लेते हैं, एल्केन ही बनता है, नाम बदल जाता है, उल्मान रिएक्शन हो जाता है। तो कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, सिंपल रिएक्शन का ध्यान रखना है। आपको वुड्स रिएक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ना है कि जब भी वुड्स रिएक्शन आ जाए, एल्केन के प्रिपरेशन मेथड थे 11th में, वुड्स रिएक्शन अगर आ जाए तो ये ध्यान रखना है कि वुड्स रिएक्शन वैसे तो दोनों से प्रोसीड होती है, वुड रिएक्शन प्रोसीड थ्रू free radical mechanism as well as ionic mechanism। लेकिन हम क्या है, सॉल्यूशन में प्रेफर करेंगे और सॉल्यूशन प्रेफर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कैसे? जहां से स्टेबल फ्री रेडिकल और प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनेगी उसी को आपने प्रोडक्ट बनाना है। सपोज मैं आपको दे देता हूं एग्जांपल, CH3 CH2 Br। मैं आपको कहता हूं कि भाई सोडियम ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करो, तो आपने समझना है कि मुझे फ्री रेडिकल बनाना है, ऐसे ये पॉसिबल फ्री रेडिकल। रेडिकल बनाओगे CH3 CH2। अब फ्री रेडिकल का फेथ डिसाइड करेगा आगे। अब इसमें 2 तरह का फेथ है, ये फ्री रेडिकल बन गया। अगर ऐसे CH2 CH2 कॉम्बिनेशन हो गया फ्री रेडिकल, कॉम्बिनेशन, तो ये आपस में अटैच हो जाएंगे, ये प्रोडक्ट बन गया। तो मेजर तो यही बनेगा हमेशा, मेजर प्रोडक्ट। लेकिन जो इसका फेट है, जो इसका भाग्य है, 2 तरह से डिसाइड होगा इसका।
एक तो CH3CH2 का कॉम्बिनेशन हो जाए, मान लो 2 स्पीसीज ली, 2 ये बन गए, तो 2 ये बन गए, तो एक पॉसिबिलिटी ये कॉम्बिनेशन। एक पॉसिबिलिटी और है जिसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन अगर ये हो जाए तो आप कैसे लिखोगे? CH3 वैसे लिख लो, CH3 CH2 CH3 CH2 डॉट प्लस दूसरा जो है आपका CH2 डॉट CH3, ये वाला वापस टूट के इसके साथ अटैच हो जाए, तो प्रोडक्ट देखो क्या बन गया आप। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH3 मतलब आपने इथाइल ब्रोमाइड लिया, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना आंसर। अगर वो कहता है कि इथाइल ब्रोमाइड का वुड्स रिएक्शन किया तो क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट है? मेजर प्रोडक्ट तो ओके ये है, लेकिन पॉसिबल प्रोडक्ट जो आपके फ्री रेडिकल है उसके रिकम्बिनेशन या डिस्प्रोपोर्शनेशन भी देखा था। तो इथीन भी बना और इथेन भी बना, ये प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, लेकिन ये माइनर प्रोबेबिलिटी जरूर होगी इनकी भी। फ्री रेडिकल से प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं ना, तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन कि आप क्या क्या प्रोबेबिलिटी डिसाइड करोगे। आप इथाइल ब्रोमाइड का सॉल्यूशन करते टाइम फ्री रेडिकल बनाना है, फ्री रेडिकल की सारे फेट मतलब सारी पॉसिबिलिटी आपने चेक कर। अदरवाइज कुछ नहीं कहता है तो इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट बनाना है, एक ही चेक करना है तो वो आपने मेजर प्रोडक्ट देखना है, तो जहां सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो वो वाला चीज ले लेना है। सपोज मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ, मैंने यहां दे दिया सोडियम एंड ईथर। मैंने आपसे पूछ लिया मेजर प्रोडक्ट बताओ बेटा, मेजर। तो देखो इधर भी बी आ रहा है, इधर भी सी भी आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? इक्वल ही डिवाइड होने की, टूटने की, तो एक साथ टूट जाएंगे दोनों, एक साथ टूट गए तो इसका फ्री रेडिकल इसका फ्री रेडिकल। अब इसमें सबसे बेस्ट प्रोबेबिलिटी आपस में अटैच होने की है, ये इधर से अटैच हो जाएंगे ऐसे, तो मेजर प्रोडक्ट आपका ये आ गया, बाईसाइक्लो कंपाउंड बोलते हैं इसको। सर इसमें चेन भी तो बन सकती है। कैसे बनाओगे बेटा? सर प्रोबेबिलिटी बहुत सारे बिटाइल होंगे उसमें, फ्री रेडिकल होंगे और तो एक मैंने लाइन से मैंने जुड़ते क्वेश्चन क्या चलेंगे। दिया वो भी देखो। पहली बात चेन बनाओगे तो अगर सारे फ्री रेडिकल ऐसे ऐसे बन गए तो चेन किससे बनाओगे? टर्मिनेशन कैसे करोगे? आप कह दो सर ये चेन बना रहा हूं मैं तो इससे बनाता गया, इनका क्या करोगे? समझ गए? तो मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा जहां प्रोबेबिलिटी साथ में होगी वहां से बनाना है, तो मेजर प्रोडक्ट आपका यही होगा कि ये इससे जाके स्टेबल हो जाएगी, ऐसे बन गए। अदरवाइज लास्ट वाली ये सर चेन इसमें बन सिर्फ जाओगे चेन तो है फ्री क्या? रह जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर मैं ऐसे कर दूंगा, मैं एक साइड वाला बी आर ब्रेक कर देता हूं, एक साइड वाला ब्रेक नहीं करता हूं, तो ये कहीं की भी समझदारी नहीं है। क्योंकि अगर बी आर बॉन्ड दोनों है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है टूटने की। आप सोचो कि सर ये बना देता हूं फिर इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा, ये तो आपने मन मर्जी चला दी। दोनों सी और बी आर बॉन्ड है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है टूटने की, तो आपको दोनों तरफ तोड़ के बनाना पड़ेगा ना। अगर इसकी बजाय मैं ये एग्जांपल देता तो रटना कुछ नहीं है, रटना नहीं है कुछ। अगर मैं ये एग्जांपल दे देता, शायद आप कंफ्यूज यहां से हो गए, ये एग्जांपल देता, अब प्रोबेबिलिटी निकालो बेटा। अब जो बात मैंने कही है उस पर ध्यान दो, इधर कौन सा बॉन्ड आ गया? CBr। CBr इधर कौन सा बॉन्ड है? CCl। हाँ मेजर CCl। की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की नहीं, मेजर। तो अब सोचो कि दोनों क्या दोनों फ्री रेडिकल एक साथ बनेंगे या एक की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी? बिकॉज दोनों बॉन्ड बेटा अलग एक की अलग है, एक प्रोबेबिलिटी Br ज्यादा वाला एक होगी Cl सर। वाला है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा। अब ये बनाओगे फिर रेडिकल, अब जो ऐसे ऐसे बनेंगे वो आपस में अटैच हो जाएंगे। सपोज 2 हो गए तो मेजर प्रोडक्ट ये जाए चला जाएगा, ये वाला दूसरी वाली स्पीसीज से अटैच हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी देखी जाती है कि फ्री रेडिकल जब बनते हैं, तो पूरा एक लेक्चर ही है, वैसे तो बहुत कुछ है अभी और बहुत कुछ है वुड्स में, पर वो एल्केन वाली रिएक्शन है सारी, तो वो एल्केन में चली जाएंगे। एल्केन का मेन रिएक्शन ही जो है यही वाला एल्केन के प्रिपरेशन वाला। तो आपने क्या देखना है, वन वर्ड के अंदर अगर बात करें तो आपने बेटा प्रोबेबिलिटी देखना,
कौन सी वाली प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसी से फ्री रेडिकल बना के उसका कंबाइन कर देना। तो ये आपका बोर्ड डायरेक्शन है, 11th वाले नोट्स निकाल देना, निकाल के और पढ़ लेना साथ में। और बहुत सारे एग्जांपल होंगे, कम से कम सर ने 2 लेक्चर लगाए होंगे इसमें, काफी कुछ होता है इसमें। तो अब आपका ये जो फ्री रेडिकल बन गया आपका, ये तो वुड रिएक्शन है, एल्केन वाला पार्ट था। तो और कोई रिएक्शन देखो, अब अगर हम देखें तो रिएक्शन तो लगभग मुझे लगता है आ गई। अब इसमें देखो आप प्रिपरेशन, एक जो आपका प्रिपरेशन है, एक तो यही हो सकता है फ्रॉम एल्केन, नंबर वाइज चलते हैं, याद करने में आसान है। फ्री रेड एल्केन से पढ़ा था आपने बेटा, एल्केन से कैसे बनाते थे, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बताया था। हाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म काफी डिटेल है, वही एल्केन वाली रिएक्शन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सिंपल होता था, जैसे मान लो आपने एल्केन ले लिया CH4, हेलोजन के साथ रिएक्शन साथ करवा दिया सनलाइट में हीट CH2 के करना। साथ, लाइट की प्रेजेंस में ले लिया, तो आपका एल्किल लाइट बन जाएगा। जितना ज्यादा, जिसको ज्यादा अमाउंट में लोगे वो ज्यादा बनता जाएगा। हाँ, रेट में बता देता हूं आपका, रेट रिलेटिव रेट देखोगे तो इसमें रिलेटिव रेट जो होगा, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। क्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि इवन डार्क में रिएक्शन दे देता है। रिएक्शन प्रोसीड इन इवन डार्क, तो लाइट की भी जरूरत नहीं होती, इवन डार्क। और आयोडीन से इतना कम रिएक्शन होता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन होने लग जाता है। तो इसलिए जनरली हम क्लोरीन और ब्रोमीन ही कंसीडर करते हैं, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन। हाँ, अगर आपका ये तो हो गया फोर सेम एल्केन, अगर सेम एल्केन होती है, अगर एल्केन डिफरेंट है तो आपका 3 डिग्री, आर जो डोट है वो 3 डिग्री वाला, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर 2 डिग्री वाला, और सबसे कम 1 डिग्री वाला। इससे भी ज्यादा अगर एरोमेटिक होते हैं तो कोई, ये वाला एरोमेटिक और ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो ये इनका रिएक्टिव रेट रहता है। तो एल्केन से आपने जो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन रिएक्शन पढ़ी है। एल्केन के बाद देखो आपका एल्कीन से, एल्कीन का हेलोजिनेशन कर दो, हेलोजिन हाइड्रो हेलोजिनेशन, सर वो खराब। एल्कीन का हाइड्रो हेलोजिनेशन कर दो। ये काफी डिटेल होगा बेटा इसमें, आपको मैं तो सिर्फ एक एक दो रिएक्शन बता रहा हूँ। ये आप जो एल्कीन एल्कीन करोगे ना 11th में, उसमें काफी डिटेल होंगी आपके पास। ये तो सिंपल सिंपल मैं एक ओवरलाइन बता रहा हूँ कि भाई ऐसे करना है, ये इसकी रिएक्टिविटी, ये इसकी रिएक्टिविटी। तो एल्केन, एल्केन से फिर एल्कीन चैप्टर पढ़ा होगा, फ्रॉम एल्कीन, उसमें भी एल्कीन लाइट बने थे, फ्रॉम एल्कीन। सर HCl की प्रेजेंस में। हाइड्रोजन हैलाइड ले लो, फ्रॉम एल्कीन हाइड्रो हेलोजिनेशन, भाई CH2 डबल बॉन्ड, जैसे CH2, जैसे HBr ऐड किया, तो इसमें बस ये करना है, पहले H पॉजिटिव जो एल्कीन की रिएक्शन है, पहले कार्बोकेटाइन बनाओ, CH3 CH2 आ जाएगा, फिर Br अटैच कर दो। हिंट ध्यान रखना, अब वो पढ़ लेना 11th में, कि अगर कार्बोकेटाइन बनाओ पहले आप, कार्बोकेटाइन पॉसिबल है तो रीअरेंज करो, और फिर हेलोजन ऐड कर दो, हेलोजन को ऐड कर दो। तो पॉसिबिलिटी चेक करनी है, पहले कार्बोकेटाइन बनाना है,
उसको आपने रीअरेंज करना। ये एल्केन एल्कीन वाली रिएक्शन में जैसे एक एग्जांपल में शेयर ही कर देता हूं। सपोज मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल दिया मेजर प्रोडक्ट में। देखो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले रिएक्टेंट लिखो, मैंने लिखा क्या है, ये लिखा है CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH। सबसे पहले H ऐड करो। H ऐड वहां करो जहां से स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले, यानी कि यहां पर ज्यादा हाइड्रोजन हो। इस रूल को क्या बोलते हो आप, मार्कोनियोव रूल। यस सर, खरास इफेक्ट। ग्रास इफेक्ट ये नहीं है बेटा, वो HBr का परोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। परोक्साइड लोगे तब खरास इफेक्ट आएगा, वो एंटी मार्कोनियोव होता है। ये मार्कोनियोव है क्योंकि ये परोक्साइड नहीं है, तो H यहां डालोगे, कोई बात नहीं पढ़ा हुआ है आपका, लेकिन एक बार रीडिंग मारोगे तो सब याद आ जाएगा। CH3 इस CH के साथ H2 ऐड किया तो ये कार्बोकेटाइन बन गया आपका। अब इस कार्बोकेटाइन में देखो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये कार्बोकेटाइन कितना डिग्री है, ये कार्बोकेटाइन C पर पॉजिटिव चार्ज है, 2 डायरेक्टली कार्बन है, 2 डिग्री है। अगर मिथाइल ग्रुप यहां शिफ्ट हो जाए तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। देखो तो मिथाइल शिफ्ट हो गया, मिथाइल शिफ्ट हो गया तो CH3 CCH3 और पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया तो 3 डिग्री आ गया, मोर स्टेबल। अब आप उसमें हैलोजन अटैच कर दो, ब्रोमाइड। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, CH पर Br, ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो करना क्या है कि अगर आप देख लो कोई भी हैलोजन एसिड अटैच करना है तो पहले कार्बोकेटाइन बनाओ, रीअरेंज करो। अगर रीअरेंज होता है तो करना, नहीं तो नहीं करना, फिर एडिशन ऑफ हैलोजन करो। अगर HBr की प्रेजेंस में पेरोक्साइड भी होता तो यहां पर एंटी मार्कोनियो प्रूफ लगता, मतलब जहां कम H होते वहां ऐड करते आप। यही क्वेश्चन में ऐसे देता जो आप कह रहे हो ना, खरास इफेक्ट। अच्छा सा नाम था तो याद कर लिया आपने, खरास इफेक्ट। तो खरास इफेक्ट क्या है, एंटी मार्कोनियो एडिशन। एंटी मार्को ये सिर्फ कब प्रोसीड होता है, HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। peroxide, H2O2 R2O2 peroxide की प्रेजेंस। उसमें क्या है कि उल्टा होता है इसका, जैसा देख रहे हो ऐसा नहीं होता, उसमें रीअरेंजमेंट वगैरह कुछ नहीं होते। उस केस में जो रिएक्शन प्रोसीड होती है ना, वो मैकेनिज्म बदल जाता है। रिएक्शन प्रोसीड फ्री रेडिकल। यहां तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, हालांकि डायरेक्ट डायरेक्ट करते हुए थोड़ा थोड़ा मैं बताए जा रहा हूं आपको कि जैसे ये वाला वही वाला क्वेश्चन आ गया, CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पर अब की बार HBr का अटैक करवाना है, लेकिन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाना है, तो एंटी मार्कोनियो, मतलब अब की बार H जो होगा इस जगह पे नहीं जाएगा, H वहां जाएगा जहां H कम होंगे, ऐसे। तो प्रोडक्ट ये देना है CCH3 CH2 और दूसरी साइड CH2 Br। इसको बोलते हैं हम जो आपका एंटी मार्कोनियो एडिशन या खरास इफेक्ट। एक्चुअली इसमें ऐसे नहीं होता, इसमें क्या है कि ये पॉजिटिव होता ही नहीं है, यहाँ पर डॉट बनते हैं, इसलिए Br पहले यहां जाता है, ये H नहीं जाता, पहले H जाएगा वहां पर, लेकिन Br पहले, फर्स्ट अटैक Br का होगा इधर। तो फर्स्ट अटैक Br का होने से स्टेबल रेडिकल बन जाएगा। फ्री रेडिकल में रीअरेंजमेंट नहीं करते हम,
ये CH2 Br, तो यहाँ डॉट रह जाएगा, फिर वो H आ जाएगा उसमें। तो ये खरास इफेक्ट होता है, ये एंटी मार्कोनियोफ। ये सिर्फ HBr के साथ काम करता है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। अब आता है आपका, देखो तीसरा होता है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये काफी पॉपुलर है इस टॉपिक में, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। जैसे मान लो आप आर क्लोराइड या ब्रोमाइड ले लो और इसकी NaI के साथ रिएक्शन करवा दो, RClBr के साथ NaI एसीटोन की प्रेजेंस में। यहां पर आपका RI बन जाएगा, क्लोराइड ब्रोमाइड से आयोडाइड बन जाएगा, एल्काइल आयोडाइड। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो RCl है, क्लोराइड से आयोडाइड इधर बन रहा है, और साथ में आपका NaCl या जो भी बनाना चाहते हो NaBr बन जाएगा। एक्चुअल में ये क्या है कि इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है। इसमें आपने एसीटोन ले रखा है, या आप फेजेंस रूल से भी इसको डिस्कस कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू फेजेंस रूल, फेजेंस रूल में देखो जो NaI है और NaCl या Br है, NaCl NaBr NaI है, तो NaCl NaBr में जितना हेलोजन बड़ा होता जाता है उतना, याद है, हेलोजन बड़ा यानी कि एनाइन बड़ा होता जाता है तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, बढ़ता है। कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। तो ऊपर से नीचे जाओगे तो आपका कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा बेटा, कोवलेंट कैरेक्टर आपका बढ़ता जाएगा। तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो जो एसीटोन है वो कोवलेंट है, एसीटोन इज कोवलेंट सॉल्वेंट, और कॉन्सेप्ट होता है लाइक डिजोल्व लाइक बेटा। तो इसमें क्या होगा, NaI इज डिजोल्व्ड, NaI तो डिजोल्व हो जाएगा, आयोडाइड दे देगा जो ClBr को रिप्लेस करेगा, बट NaCl एंड NaBr are not dissolved and become precipitate। तो जैसे जैसे ऊपर से कोवलेंट कैरेक्टर जाओगे तो NaCl और NaBr जो है ये एज ए प्रेसिपिटेट बनते जाएंगे और नीचे बैठते जाएंगे, तो रिएक्शन आगे बढ़ती चली जाएगी। मतलब ऐसे ये फेवरेबल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी फेवरेबल हुआ। इसका कॉन्सेप्ट जो छुपा हुआ है वो फेजेंस रूल में छुपा हुआ है कि जब आप एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को NaI को एसीटोन में लोगे तो NaI डिजोल्व हो जाएगा एसीटोन में, आयोडाइड दे देगा। ये आयोडाइड क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और Cl और Br को हटाएगा। Cl और Br हटने के बाद क्या है, NaCl और NaBr बनते जाएंगे जो डिजोल्व नहीं होंगे तो एज ए प्रेसिपिटेट नीचे बैठते जाएंगे, इनको हटाते जाएंगे तो रिएक्शन आगे बढ़ती चली जाएगी। इसको बोलते हैं फ्लिकेंस्टीन रिएक्शन। फ्लिकेंस्टीन, स्कूल में आप अगर स्कूल की क्लासेस लग रही होंगी तो बोर्ड में पूछा जाता है इस रिएक्शन पर, काफी बताते हैं इसको, फ्लिकेंस्टीन रिएक्शन। ये जो आपकी है आयोडाइड बनाने का मेथड जो है एल्काइल आयोडाइड, ये आपका फ्लिकेंस्टीन रिएक्शन, इसको हम हेलोजन एक्सचेंज में फ्लिकेंस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। इंपोर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन का कॉन्सेप्ट भी समझना है कंपटीशन के लिए, और सिंपल रिएक्शन तो है ही, क्लोराइड ब्रोमाइड का NaI एसीटोन से रिएक्शन करते हैं तो RI बनता है। तो बेटा अभी कुछ और भी है जो आपकी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, तो ये अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जब भी मेरे ख्याल से कल है आपका क्लास, तो उसमें आगे देखेंगे कि और क्या मेथड हो सकते हैं। तो आपने ये जो है आपका ये टोटल टुडे क्लास इतना ही रहेगा। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पार्ट। सर हाँ बोलो। सर P ब्लॉक की DPP नहीं P ब्लॉक का वैसे तो डलवा दी। मैंने आपको बोला था कि इसमें NCERT बेस्ड क्वेश्चन बना रखे हैं। एक मैंने बोला था ना ई-काइट्स ओपन करोगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, वही वाले मैंने आपको DPP में देने हैं।
तो वहां आपके क्वेश्चन सारे हैं, एक एक टॉपिक में रखे हुए हैं, तो वो क्वेश्चन कर लो, और एक्स्ट्रा मैं कुछ क्वेश्चन और दे दूंगा आपको, डाल दूंगा ओके डीपीपी सर। डीपीपी डाल देंगे, लेकिन वहां से वो क्वेश्चन काफी सारे बना रखे हैं, वो खुद ही मैंने बनवाए मैं इकट्ठे करके इधर उधर से, तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो आप। सर हम्म। सर मेरे को ये बात समझने नहीं आई कि अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया तो हॉफमैन प्रोडक्ट क्यों बनेगा? स्ट्रॉन्ग बेस बल्कि होता है ना, बड़ा बेस होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस को जरूरत नहीं है कि मॉलिक्यूल के अंदर जा करके हाइड्रोजन निकालने की, उसको तो जहां से मिलेगा तो वो पास में पहुंचते ही जो सबसे बाहर होगा वहीं से बना हाइड्रोजन निकाल लेगा। तो सर वो पहले हाइड्रोजन निकालेगा? हाँ। तो अच्छा, क्लोरीन नहीं निकालेगा, मतलब कोई हेलोजन एटम नहीं निकालेगा जिससे कि एल्कीन कार्बोकेटाइन। हाइड्रोजन तो उधर से निकलना ही है, वो तो लिविंग ग्रुप है। हाइड्रोजन निकालेगा, जैसे ये एग्जांपल है ना, ये देखो, सपोज मैंने ये एग्जांपल लिया था आपसे अभी ना, मैंने कहा ये बल्कि बेस आएगा, ये सपोज बल्कि बेस आया, ये बहुत बल्कि है, भारी है बेटा। इधर इसके पास ये मॉलिक्यूल है CH3, सपोज कोई हेलोजन तो है ही, सपोज ये वाला एग्जांपल मैंने कार्बोकेटाइन बना लिया मैंने, और एक एग्जांपल दे दिया CH3, फिर ये CH2, ये CH, अब इसको इसके पास पहुंचना है, तो ये बेस कैसा हुआ बेटा? बल्कि है ना। तो इसका यहाँ पहुंचना ज्यादा प्रोबेबल है या यहीं से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा प्रोबेबल है? सर यहीं से। यहीं से, और स्ट्रॉन्ग भी है, बल्कि बेस भी है और बेस स्ट्रॉन्ग भी है, ये निकाल भी सकता है। अब ये क्या करेगा फिर, यहाँ नहीं यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है उसको, अंदर तक बाहर वाले एच को ही निकाल दें, तो इसलिए क्या होती है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन प्रोडक्ट बन जाती है। तो हाइड्रोजन उल्टा हो जाता है ना, देखो हॉफमैन में तो वहां से निकलता है जहां ऑलरेडी कम एच होते हैं, लेकिन यहाँ कहां से निकल रहा है, जहां पर एच कम ज्यादा है, है, ज्यादा है, ज्यादा है। ज्यादा है, तो इसलिए हॉफमैन प्रोडक्ट हो गया ना। ओके सर, बाय।